बहुत मेहनती थी, लेकिन अनाथ थी। वो कोई न कोई काम करके अपने घर का गुजारा चलाया करती। जब वो 10 साल की थी तो उसकी माँ चल बसी, जिसके कुछ सालों बाद उसके पिता उसे गांव में अकेला छोड़कर शहर चले गए और फिर वापस कभी आकर उसकी खोज खबर तक नहीं ली। कुछ न कुछ काम करके वो लड़की अपना पेट पाल रही थी। एक दिन उसके घर विमला काकी कुछ लड्डू लेकर आती है और कहती है, ले रेशमा, ये लड्डू मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। घर पर बच गए थे तो मैंने सोचा तू खा लेगी। वैसे भी गरीब बच्ची का पेट भरना चाहिए, जैसे भी भरे। शुक्रिया काकी। और मेरे पैसे? कैसे पैसे रेशमा? किन पैसों की बात कर रही है तू? काकी, मैंने आपकी बेटी की शादी में आपके घर का काम संभाला था और ये तो सब जानते हैं ना कि गांव में किसी के घर भी शादी होती है तो मैं झाड़ू पोछे का काम संभालने के पैसे लेती हूँ। अरे कैसी बातें कर रही है रेशमा, अब अपनी काकी से भी पैसे लेगी क्या? पैसे के बदले लड्डू तो दे रही हूँ ना। तू तो जानती है तुझसे तो कुछ नहीं छुपा है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ये लड्डू लेने हैं तो ले ले। विमला ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और रेशमा कुछ भी नहीं बोल पाती और बस अपनी किस्मत को कोसती रह जाती है। ये सब मेरे साथ ही होना होता है क्या? ऊपर वाले, तुझे मेरी हालत पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। पहले तो तूने मेरी माँ मुझसे छीन ली और उसके बाद मेरा बाप भी मुझे छोड़कर चला गया और अब पड़ोसी दिए हैं तो वो भी ऐसे। रेशमा खुद ही गुस्सा कर खुद ही शांत हो जाती है और अपने गुजारे के लिए अब एक केशवलाल सेठ के खेत पर काम करने लगती है, जो कि उस पर बुरी नजर रखा करता था और अधेड़ उम्र का आदमी था। वो खेत में बीज बोती रेशमा को देखकर कहता है, सच कहूँ तो रेशमा, तुझे इतना काम करते देख मुझे बड़ा दुख होता है। अभी भी समझा रहा हूँ, ब्याह कर ले मुझसे, फिर हाथ में माटी और बीज की जगह नोटों की गड्डियाँ होंगी, गड्डियाँ, देख लेना। सेठ जी, आपने समाचार सुना? पड़ोस के किशनगढ़ में ना एक किसान की बेटी को एक जमींदार परेशान किया करता था। फिर ना एक दिन तंग आकर उस लड़की ने खुरपी से जमींदार की गर्दन ही धड़ से अलग कर दी। ये सुनकर केशव बहुत ज्यादा डर जाता है और सर पकाते हुए कहता है, वो सब झूठ है, तुम अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है, वरना पगार काट लूंगा, समझी? केशव ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। रेशमा मुस्कुराती हुई अपने काम करने लगती है। जब भी केशव सेठ उसे परेशान करता तो वो झूठी कहानियाँ सुनाने लगती और केशव मरने से बहुत डरता था। वो वहाँ से भाग जाया करता। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। रेशमा कुछ न कुछ काम कर अपना गुजारा किया करती। एक दिन वो खेत से घर जाते हुए एक जगह पर बहुत भीड़ देखती है और खुद से कहती है, अरे ये इस जगह पर इतनी भीड़ क्यों है? मुझे लगता है मुझे जाकर देखना चाहिए, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। रेशमा वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ एक पानीपुरी वाला पानीपुरी बेच रहा था और उसकी दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। इतनी भीड़ को देखकर रेशमा के मन में सवाल आता है, अरे ऐसे भी कौन सी पानीपुरी दे रहा है जो पूरे गांव वालों ने इतनी भीड़ लगा रखी है? औरतें तो छोड़ो, आदमी भी दुकान पर खड़े होकर पानीपुरी खा रहे हैं। मुझे भी ये पानीपुरी खाकर देखनी चाहिए, आखिर ऐसा क्या है इसकी पानीपुरी में। रेशमा ये बोलकर अपनी जेब को टटोल कर देखती है तो उसके पास मात्र 10 रुपए थे। वो 10 रुपए का नोट देखकर खुद से ही बोलती है, एक काम करती हूँ, 10 रुपए की पानीपुरी खा लेती हूँ, आखिर पता तो चले कि इस पानीपुरी में ऐसा है क्या जो गांव वालों ने इसकी दुकान पर जमावड़ा लगा रखा है। रेशमा भी ये कहकर उस भीड़ में शामिल हो जाती है और पानीपुरी का इंतजार करने लगती है। लेकिन जैसे ही रेशमा का नंबर आता है तो पानीपुरी वाला मनोज कहता है, अरे माफ करना, पानीपुरी तो खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी यहाँ आऊंगा तो सबसे पहले तुम्हें ही पानीपुरी खिलाऊंगा, ठीक है? खत्म हो गई? ऐसे कैसे खत्म हो गई? अरे ऐसा भी क्या बेचते हो तुम पानीपुरी में मिलाकर जो पूरा गांव तुम्हारी पानीपुरी पर टूट रहा है? मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं बता सकता। जब मैं अगली बार पानीपुरी दोबारा लेकर आऊंगा तब तुम खुद खाकर देख लेना, ठीक है? मनोज ये बोलकर अपना ठेला लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं रेशमा भी बड़बड़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है और अपने घर जाकर खुद से बोलती है, आखिर क्या है ऐसा उस पानीपुरी वाले की पानीपुरी में जो पूरा गांव उसकी पानीपुरी के पीछे इतना पागल है? कितनी भीड़ लगा रखी थी, लब्बों से तो पानीपुरी है। मैंने तो आज तक इतनी भीड़ पानीपुरी वाले की दुकान पर नहीं देखी। अब तो कल उसकी पानीपुरी खाकर देखूंगी, तभी मुझे पता चलेगा। रेशमा ये बोलकर सोनी चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में पानीपुरी का ही ख्याल आ रहा था और उसे नींद नहीं आती। वो सपने में भी खुद को पानीपुरी खाते हुए देखती है और बहुत बेचैन हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और उसके बाद मनोज पानीपुरी वाला गांव में दोबारा आता है और अपने वादे को निभाते हुए वो सबसे पहले पानीपुरी रेशमा को खिलाता है। रेशमा वो पानीपुरी खाती है तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगती है और उसे खाने के बाद रेशमा अपने घर की तरफ बढ़ते हुए खुद से कहती है, मानना पड़ेगा पानीपुरी तो बहुत स्वादिष्ट थी, गांव वालों को पसंद भी आ रही है, लेकिन ऐसी पानीपुरी तो मैं भी बना सकती हूँ। मैंने आज तक गांव की कई शादियों में तरह तरह के पकवान बनाए हैं, तो ये पानीपुरी किस मर्ज की दवा है। अब रेशमा केशव सेठ के घर पर उसके घर का काम करने के लिए जाती है
और जैसे ही केशव सेठ थोड़ा इधर उधर होता है, वो केशव का मोबाइल लेकर उसमें यूट्यूब की वीडियोस प्ले करती है और पानी पूरी बनाने की विधि देख लेती है और अपने मन में ठान लेती है कि वो पानी पूरी का ठेला लगाएगी। अब तो रेशमा तुझे पानी पूरी का ठेला लगाने से कोई नहीं रोक सकता। वो पानी पूरी वाला बाहर से पानी पूरी बेचने आता है, लोग इतना पागल होकर उसकी पानी पूरी खाते हैं। जब गाँव में ही पानी पूरी मिलेगी तो सोच तेरी कितनी अच्छी कमाई होगी। रेशमा ने ये बोला था कि तभी उसका सेठ वहाँ आता है और उसके हाथ में अपना मोबाइल देखकर वो फोन छीनते हुए कहता है, जमीन पर रहने वाले लोग आसमान में उड़ने का सपना नहीं देखा करते। तू पानी पूरी बेचेगी? तेरी शक्ल देखी है तूने? तू हमेशा दूसरों के यहाँ काम करने के लिए पैदा हुई है और बड़ी पानी पूरी बेचने वाली। सेठ ऐसा मत कहो, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आपके यहाँ काम करती हूँ इसीलिए मुझे पैसे देते हो, मुफ्त का नहीं खाती जो आप मुझे सुना रहे हो। अब रेशमा ना आपको पानी पूरी बेच कर दिखाएगी, देख लेना आप। रेशमा अपने घर आती है। वो ठान चुकी थी कि वो अपने जीवन में कुछ करके दिखाएगी। उसने अपनी शादी के लिए कुछ पैसे खुद ही जोड़े थे क्योंकि वो अनाथ थी, उसका भविष्य सोचने वाला कोई नहीं था। वो पैसों से पानी पूरी का ठेला लगाती है। उसकी दुकान पर एक छोटी सी बच्ची आती है और कहती है, दीदी दीदी पानी पूरी खिलाओ ना। अभी देती हूँ, रुको। रेशमा बच्ची को जैसे ही पानी पूरी देती है, बच्ची को उसमें बहुत मिर्ची लगती है और वो बच्ची उसे थूक कर रोने लगती है और बोलती है, इसमें तो बहुत मिर्ची है, मैं इसको नहीं खा सकती दीदी, आप भी गंदे हो और आपकी पानी पूरी तो बहुत गंदी है। वो बच्ची ये बोलकर रोते हुए चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कभी कोई पानी पूरी के पानी को ज्यादा मिर्ची वाला कहता तो कोई ज्यादा मीठा। इन सब चीजों से वो बहुत परेशान हो जाती है और घर में अकेली बैठकर ये सब सोच रही होती है कि तभी वहाँ बिमला एक बर्तन में कुछ खाने को लेकर आती है और रेशमा से कहती है, ले रेशमा तेरे लिए हलवा लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, थोड़ा हलवा बच गया था, मैंने सोचा फेंकने में जाएगा तो क्यों ना तुझे दे दूं। तूने भी उस दिन मुझसे पैसे ना लेकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया था। आप तो ऐसे बोल रही हो काकी जैसे मैं पैसे मांगती और आप दे देती। क्या आप भी? अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे हलवा दो, बहुत भूख लगी है। रेशमा जैसे ही हलवा खाकर देखती है तो वो फीका था, जिसे वो मुंह से निकाल कर कहती है, अरे काकी ये क्या, ये हलवा कैसा है, मेरे मुंह का स्वाद क्यों बिगाड़ रही हो? अगर हलवा नहीं देना था तो मना कर देती ना, ये तो फीका है। अरे धत तेरे की, माफ करना रेशमा, वो क्या है ना तेरे काका मीठा नहीं खाते, उन्हें शुगर है ना, इसीलिए मैं गलती से उनका हलवा तेरे लिए ले आई और तेरा हलवा उन्हें दे दिया। तभी मैं कहूँ इतनी चटकारे लेकर हलवा क्यों खा रहे थे? यानी कि आपने सबके लिए अलग अलग तरह का हलवा बनाया था? हाँ और नहीं तो क्या। अरे अब हर किसी का स्वाद अलग होता है, इसीलिए मैंने अलग अलग तरह का हलवा बनाया। तेरे काका मीठा नहीं खाते तो सबसे पहले फीका हलवा निकाला, फिर उसमें चीनी मिला दी। उसके बाद मेरी छोटी बेटी किशमिश नहीं खाती तो सबसे पहले उसके लिए थोड़ा सा बिना किशमिश का हलवा निकाला और आखिर में सबके लिए किशमिश डाल दी हलवे में। चल तुझे हलवा फिर कभी खिला दूंगी, अब मैं जाती हूँ, तू सो जा। बिमला ये बोलकर चली जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो रेशमा को उसकी सफलता का रहस्य बताकर चली गई थी। जिसके बाद रेशमा सोती नहीं है और पूरी रात मेहनत कर पानी पूरी के लिए अलग अलग तरह का पानी बनाती है और 6 बर्तनों में भर लेती है। उसने पानी पूरी के लिए पूरी रात जगकर मीठा पानी तैयार किया, पुदीने का पानी बनाया, इमली का पानी बनाया, धनिये का पानी, जीरे का पानी और हींग का पानी भी तैयार किया, जिसे अगले दिन वो बेचने लगती है और उसकी दुकान पर बहुत भीड़ होती है और सब उसकी पानी पूरी की तारीफ कर रहे थे। उसकी पानी पूरी कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती है। तभी एक डोना लिए एक हाथ आगे आता है और वो हाथ मनोज का था। रेशमा उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, माफ करना आज तो पानी पूरी खत्म हो गई, लेकिन कल जब मैं फिर से पानी पूरी की दुकान लगाऊंगी तो सबसे पहले पानी पूरी आप ही को खिलाऊंगी। मनोज भी ये सुनकर हंसने लगता है और उसे रेशमा की मेहनत बहुत पसंद आती है। मनोज जहाँ एक तरह का पानी बेचा करता, वहीं रेशमा ने अपने दिमाग को लगाकर 6 तरह का पानी पूरी का पानी तैयार किया था और केशव सेठ भी उसकी सफलता देखकर जलने लगता है और उसका मुंह बंद हो जाता है। जिसके बाद रेशमा भी धीरे धीरे मनोज के नजदीक आने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और मिलकर अपने पानी पूरी का ठेला चलाने लगते हैं और दूर दूर तक गाँव में मशहूर हो जाते हैं। गरीब का दाल चावल। मुन्नी 21 साल की अनाथ लड़की है। अपना पेट पालने के लिए वो कचरे में से बोतल जमा करके कबाड़ी को बेचती है। मुन्नी के पास पक्का घर नहीं था, वो झोपड़ी में रहती है। बारिश के मौसम में उसके घर में पानी आ रहा था। अचानक से तेज आंधी आई और उसके घर की छत उड़ गई। परेशान हो गई हूँ मैं, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? भगवान आप मुझे उठा क्यों नहीं लेते? तंग आ गई हूँ मैं।
हर कोई मुन्नी को गंदी नजर से घूरता था। एक दिन मुन्नी कचरे में से बोतल ढूंढ रही थी, तभी एक आदमी मुन्नी के पास आता है। मुन्नी, अरे मुन्नी, तब से कचरे में क्या ढूंढ रही है? तुझसे मतलब, अपना काम कर तू। आए हाय, तीखी जबान। मेरे साथ मेरे घर चल, तुझे रानी बना के रखूंगा। वो आदमी गंदी नजर से मुन्नी को देखता है और फिर बातों बातों में मुन्नी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। अगली बार अगर मेरा हाथ पकड़ा ना तो सबके सामने थप्पड़ मारूंगी तुझे। हरामजादे, भाग यहाँ से। बूढ़ी माँ अपने ढाबे से ये देख रही होती है। मुन्नी लड़की होके भी बिना डरे उस आदमी को थप्पड़ मार देती है। मुन्नी की हिम्मत देखकर बूढ़ी माँ उसके पास आती है। वाह बेटी, तुझ में तो बहुत हिम्मत है। अब वो आदमी अपनी पत्नी का भी हाथ पकड़ने से पहले सोचेगा। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए माँ जी, कल पता नहीं क्या करेगा। हाँ बेटी, पर तू कचरा क्यों चुनती है? अनाथ होना मैं, अपना गुजारा करने के लिए ये सब करना पड़ता है मुझे, और इसी बात का फायदा ये लोग उठाते हैं। राह चलते छेड़ना, बुरी नजर से देखना। अगर मेरा भी परिवार होता तो ऐसा नहीं होता मेरे साथ। मेरी भी कोई औलाद नहीं है, अब से तू यही मेरे साथ रहेगी, एक परिवार की तरह। क्या सच में? हाँ, अब से ये ढाबा जितना मेरा उतना ही तेरा है। मुन्नी बूढ़ी माँ के साथ उन्हीं के ढाबे पे रहने लगी। हर दिन ढाबे की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और खाना बनाने में बूढ़ी माँ की मदद करती थी वो। क्या खुशबू आ रही है। क्या फायदा ऐसी खुशबू का जब लोग खाना खाने आते ही नहीं हैं। सब लोग उस बड़े होटल में खाना खाने जाते हैं, इस ढाबे में तो कोई भी आता ही नहीं है। बूढ़ी माँ, सब आएंगे। वो कैसे? शायद लोग बोर हो गए हैं वही दाल चावल खा खा कर, इसीलिए कोई नहीं आ रहा है। मुझे तो ज्यादा कुछ बनाना भी नहीं आता, तुझे आता है? हाँ, अब से खाना मैं बनाऊंगी। मुन्नी ने दाल चावल की जगह खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल बनाए। मुन्नी के खाने की खुशबू बाहर तक आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि बूढ़ी माँ से रहा नहीं गया और वो एक प्लेट में खाना परोसकर खाने लगी। अरे वाह मुन्नी, क्या दाल चावल है। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, थोड़े और दे देना। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। ऐसे ही घूमते घूमते 4-5 लोगों का ग्रुप उनके ढाबे पर आता है। कहिए, क्या दूं? यहाँ का स्पेशल खाना क्या है वो दे। थोड़ी जल्दी दे, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभी तो खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल हैं। जो भी है जल्दी दे दो। मुन्नी ने उन्हें खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल दिए। सब लोग बड़े चाव से खाना खाने लगे, जैसे कई दिनों के भूखे हो। उन्होंने दोबारा खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल मंगवाए। इस खाने के सामने तो बड़े बड़े होटल का खाना भी फेल है। अब से मैं यही खाना खाने आऊंगा। हाँ, मैं भी। दोनों बहुत खुश होते हैं। तुम्हारी वजह से मेरा ढाबा फिर से चल पड़ा है बेटी। धीरे धीरे उनके ढाबे पर लोगों की भीड़ बढ़ती गई। लोग दूर दूर से खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल खाने आने लगे। क्या स्वाद है, मजा आ गया। लोगों की बढ़ती भीड़ के साथ मुन्नी का काम भी बढ़ गया। मुन्नी ने एक लड़के छोटू को काम पर रख लिया और दूसरी तरफ बड़े बड़े होटल वालों का नुकसान हो रहा था। उन्हीं में से एक था विवेक। इनके खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल की वजह से हमारा होटल बंद ना हो जाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। विवेक मुन्नी के ढाबे पर नजर रखने लगा। कितने कस्टमर्स आते हैं, कौन कौन ढाबे पर काम करता है, सब कुछ। एक दिन विवेक छोटू को रास्ते में रोक लेता है। ओ छोटू। जी कहिए, आपको मेरा नाम कैसे पता है? तेरे बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। छोटे से घर में रहता है, तुझे बाइक खरीदनी है, पर तेरे पास उतने पैसे नहीं है। आपको मेरे बारे में इतना कैसे पता? ये सब छोड़, तुझे बाइक चाहिए ना, मैं दिला दूंगा। उसके लिए तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। विवेक ने छोटू को पॉइजन की छोटी सी शीशी दी। तू चुपके से खाने में ये डाल देना, डर मत, इससे कोई मरेगा नहीं। किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुझे बाइक चाहिए या नहीं? हाँ हाँ। छोटू चुपके से खट्टी दाल में वो केमिकल मिला देता है। लोगों की भीड़ हर दिन की तरह भरी हुई थी। सब लोग जहर वाला खाना खा लेते हैं। खाना खाने के थोड़ी देर बाद लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। सब लोग उल्टियाँ करने लगते हैं और विवेक तुरंत फूड ऑफिसर को वहाँ बुलवा लेता है। हमें कंप्लेंट मिली है, आपके खाने में पॉइजन मिला है। क्या? नहीं सर, मैं अपने खाने में कोई मिलावट नहीं करती हूँ, आप चेक कर लीजिए। वो तो हम करेंगे ही। फूड ऑफिसर रसोई घर में चेक करते हैं। उन्हें पॉइजन की शीशी मिलती है और खट्टी दाल के ऊपर साफ साफ पॉइजन दिख रहा होता है।
ये शीशी किसकी है? मुझे नहीं पता, और किसने ये दाल में मिलाई मैं ये भी नहीं जानती हूँ। जहर मिलाती है। अब तुझे जेल में पता चलेगा कि लोगों की जान के साथ खेलने का नतीजा क्या होता है। मुन्नी ऑफिसर को समझाने की कोशिश करती है, पर कोई भी मुन्नी की बात नहीं मानता है और मुन्नी को जेल हो जाती है। विवेक बहुत खुश होता है। लोग पहले की तरह उसके होटल में आने लगते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद फिर से इतने लोगों की भीड़ देख के अब भगवान जाने अब मुन्नी की क्या हालत होगी। विवेक छोटू को एक महंगी बाइक दिला देता है। अब से ना तू मुझे जानता है ना मैं तुझे। हाँ। 6 महीने बाद जैसे तैसे बूढ़ी माँ मुन्नी की जमानत करवाती है। अब फिर से मुझे अपना ढाबा चालू करना होगा। पहले ये पता लगाना होगा कि पॉइजन की शीशी आई कहाँ से थी। मुन्नी ढाबे पर पहुँचती है। ढाबे की हालत बहुत खराब थी। तभी मुन्नी छोटू को देखती है, एक महंगी बाइक पर सवार। मुन्नी को छोटू पर शक हो जाता है। मुन्नी छोटू के घर जाती है। छोटू कहाँ है? अरे मुन्नी जी, आइए आइए, बैठिए ना। छोटू अभी आता ही होगा। आपने गांव की जमीन क्यों बेची? मुन्नी, हमारी गांव में कोई जमीन ही नहीं है बेटा। क्या? तभी छोटू आया और मुन्नी को देखकर डर गया। छोटू का डरा चेहरा देखकर मुन्नी समझ जाती है कि हो ना हो ये सब छोटू का ही किया धरा होगा। छोटू आजा, बैठ। तुझे पता है मैं जेल में 6 महीने थी। पुलिस ने ज्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं लड़की हूँ ना। पर अगर मान ले कि अगर तू मेरी जगह होता तो तेरी चटनी बना देते वो लोग। मुझे क्यों मार रहे हो? सारा प्लान तो उसका था। छोटू पुलिस के डर से विवेक के बारे में सब कुछ बता देता है। छोटू की माँ कहती है, बाइक के लालच में तूने कितनों की जिंदगी के साथ खेला है। अरे अगर कोई मर जाता या फिर वो खाना हम खा लेते तो? मुन्नी के बारे में सोच, उसकी क्या हालत हुई होगी जेल में। मुझे माफ कर दो मुन्नी दीदी, तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, पर छोटू अब तुझे मेरा एक काम करना होगा। जो तूने विवेक के कहने पर किया ना, वो सब तुझे फूड ऑफिसर को बताना होगा। छोटू ने फूड ऑफिसर के सामने सब कुछ साफ साफ बोल दिया। फूड ऑफिसर विवेक को सबके सामने गिरफ्तार करते हैं। मुन्नी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पहले जेल से तो आजा। मुन्नी फिर से अपना ढाबा शुरू करती है। खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल। कुछ लोग ही खाना खाने आते